प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। संसार में कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनका संबंध खून से नहीं बल्कि हृदय से होता है। दोस्ती जैसे अनमोल रिश्ते को निभाने वाले लोग न केवल तारीफ के हकदार होते हैं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं। लेकिन परिवार के बंधन कभी कभी इस दोस्ती के आड़े आ जाते हैं। ऐसे ही वाकये को पंक्तिबद्ध किया है मशहूर कथाकार कुंदन सिंह परिहार ने अपनी कहानी बोझ में। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं राजीव शर्मा। पिछले कुछ दिनों से मंगल चुपचाप सा रहता है। वो जगन से आंख नहीं मिलाता। अकेला होता है तो बैठा सोचता रहता है, जैसे भारी चिंता में डूब गया हो। जगन सामने होता है तो वो सहज होने का अभिनय करने लगता है। जगन भी मंगल के सामने अपराध भाव महसूस करता है। उसकी आंखें मंगल के चेहरे को टटोलती रहती हैं, उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करती रहती हैं। पास पास होने पर दोनों घंटों चुपचाप बैठे सोचते रहते हैं। किसी का बोल नहीं फूटता। 6 महीने पहले तक ये हालत नहीं थी। तब मंगल जगन के घर में परिवार के एक सदस्य की तरह रहता था। जगन और उसकी पत्नी कमला से उसे कोई संकोच नहीं होता था। सवेरे मुंह हाथ धोकर वो रसोई घर के आसपास मंडराने लगता था। कमला उसकी ताक झांक का मतलब समझती थी। वो उसे चाय बनाकर पकड़ा देती थी और तब मंगल शांत होकर बैठ जाता था। कभी मंगल जगन की ही तरह एक राजमिस्त्री था। वो एक दूसरे गांव का रहने वाला था। 10-12 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, जब करीब 30 मील दूर कस्बे में दोनों ने एक ही मकान पर काम किया। तभी दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। उस वक्त मंगल ने जगन को बताया था कि उसके घर में कोई नहीं था। पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी और दोनों लड़के काम की तलाश में शहरों में निकल गए थे। मंगल का हाल आगे नाथ ना पीछे पघा वाला हो गया था। इसीलिए जब जगन से उसका मन मिल गया तो वो उसके साथ मजबूत गांठें बांधता गया। दुर्भाग्य से उसी काम के बीच मंगल के कंधे पर ईंटों का एक ढेर गिरा और उसका दाहिना कंधा उतर गया। वो बड़ी तकलीफ में पड़ गया। जगन उसे अपने साथ अपने गांव ले आया। 3-4 महीने तक उसका इलाज हुआ। इलाज से दर्द तो दूर हो गया, लेकिन मंगल फिर सामान्य नहीं हो पाया। घंटे 2 घंटे काम करने के बाद उसके कंधे में दर्द उठ जाता था और उसे कन्नी रख देनी पड़ती थी। उसके लिए अब मिस्त्री का काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। जगन ठेके का भी काम करता था। जहां वो ठेका लेता वहीं मंगल को देखभाल के काम पर लगा देता। जितना बनता उतना मंगल कन्नी चलाता, बाकी वक्त रेजा बेलदार के काम की देखभाल करता। उसने अब पूरी तरह जगन का पल्ला पकड़ लिया था। जगन उसे जो कुछ भी दे देता वो उसे चुपचाप रख लेता। कुछ काम ना मिलने पर भी वो जगन के पास ही रहता और कुछ ना होता तो वो काम करते हुए जगन के पास बैठकर उसके काम पर टीका टिप्पणी करता रहता। धीरे धीरे मंगल जगन के परिवार का एक हिस्सा बनता गया। कमला उसे घर का ही आदमी मानती थी। वो कोई भी सामान उससे मंगा लेती। मंगल घर में ऐसे रहता था जैसे अपने भाई भाभी के पास रहता हो। जगन के घर में उसकी इतनी पैठ देखकर कुछ दिनों तक गांव में कानाफूसी हुई, फिर लोग तटस्थ हो गए।
रात को जब जगन लेटता तो मंगल उससे कहता, भैया थक गए होंगे, पांव दबा दूं? फिर बिना जवाब का इंतजार किए वो जगन के पांव दबाने लगता। जगन को भी उसका पैर दबाना कुछ अजीब नहीं लगता था। कभी जगन बीमार पड़ जाता तो मंगल उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता। वो वैद्य के घर जाकर दवा लाता, समय पर उसे जगन को खिलाता, रात रात भर जाग कर जगन की देखभाल करता। वो कमला को विदा कर देता। अब भौजी तुम सो, अब मैं बैठा हूं। जगन का थूक पेशाब साफ करने में भी उसे कोई हिचक नहीं होती थी। जगन को भी मंगल के बिना चैन नहीं पड़ता था। उसके कपड़े फटने को होते तो वो किसी तरह जुगाड़ करके उसके लिए कपड़े बनवा देता। फुर्सत होने पर वो घंटों बैठा मंगल से बातें करता। उसका बीड़ी का बंडल हमेशा मंगल की पहुंच के भीतर रहता था। ऐसे ही 10-12 साल बीत गए। जगन के तीनों लड़के बड़े हो गए। बड़े लड़के लल्लू की शादी हो गई। 10-12 साल में जगन और मंगल बूढ़े हो गए थे। अब जगन भी थोड़ा बहुत काम ही कर पाता था। वो धीरे धीरे बेटों पर आश्रित होता जा रहा था। साल भर पहले लल्लू की शादी के बाद चीजें कुछ बदलनी शुरू हो गई। लल्लू की शादी के बाद उसके सालों का आना जाना शुरू हो गया था और उसके साथ ये सवाल भी पैदा हो गया था कि मंगल कौन था और वहां क्यों रहता था। मंगल के पूर्व जीवन के बारे में कई सवाल पूछे जाते और दूसरे के घर में उसके इतने लंबे समय तक पड़े रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता। लल्लू का बड़ा साला मोतीलाल मंगल के पास बैठकर उससे खोद खोद कर उसके गांव और परिवार के बारे में पूछता रहता। वो उसे बार बार पूछता, तुम्हें अपने गांव जाने का मन नहीं होता? बड़ी अचरज की बात है। लल्लू की शादी के बाद से मंगल भी इस घर में कुछ असुविधा महसूस करने लगा था। इस घर के नए रिश्तेदार उसे अजीब नजरों से देखते थे। लल्लू की बहू चंदा की आंखों में उसके लिए परायपन का भाव रहता था। कई बार वो शायद जानबूझकर मंगल को चाय देना भूल जाती और मंगल मुंह पर हाथ फेरता चुपचाप बैठा रहता। ऐसे वक्त जगन अपने कप की आधी चाय पीकर प्याला मंगल की तरफ सरका देता था और मंगल उसी झूठे प्याले में से चाय पी लेता था। अब जगन और मंगल के खाने में भी फर्क होने लगा था। मंगल के खाने में वो सभी चीजें नहीं होती थी जो जगन के खाने में होती थी। जगन अपनी थाली में से ऐसी चीजें 2 हिस्सों में बांटकर आधी बहू की नजर बचाकर मंगल की थाली में डाल देता। इन सब हरकतों के कारण जगन और कमला दुखी रहते थे। मंगल खोया सा रहता था। कमला ने कई बार बहू को समझाया कि मंगल घर के आदमी जैसा ही है, लेकिन बात उसके समझ में नहीं आती थी। वो कहती, अरे अम्मा, आदमी को अपने गांव पे ही रहना चाहिए, दूसरे के गांव में कब तक चल सकता है? और फिर आजकल की तंगी में बिना करे धरे दूसरे के घर में पड़े रहना कहाँ तक ठीक है? धीरे धीरे बात साफ उठने लगी थी कि मंगल को अपने गांव चले जाना चाहिए। बातें मंगल के कानों में भी पड़ रही थी और वो अधिक उदास होता जा रहा था। वो तीनों ही बुत बने इधर उधर बैठे रहते थे। जब यही बात बहू ने जगन से कही तो जगन करुण स्वर में बोला, वो कहाँ जाएगा बहू? उसका है ही कौन? इस बुढ़ापे में उसे रोटी कौन देगा? चंदा मुंह बिगाड़कर बोली, आप भी ना खूब बातें करते हो दद्दा। उसके 2 लड़के हैं और आप कहते हो उसका कोई नहीं है। और फिर आदमी को अपने बुढ़ापे के बारे में भी तो खुद सोचना चाहिए। हम कब तक हाथ दे सकते हैं? अरे आदमी को अपने बाल बच्चों के पास रहना चाहिए। एक दिन मोतीलाल मंगल से बोला, कक्का, अरे तुम कल अपने गांव चले जाओ। यहाँ दूसरे के घर में कब तक पड़े रहोगे? अरे अपने घर में अपने गांव में ही रहना अच्छा होता है। कल हम तुम्हें मोटर में बिठाएंगे। मंगल रोने रोने को हो गया। बोला, भैया गांव में हमारा है कौन? सारी उम्र तो जगन भैया के साथ कटी, अब इस उम्र में कहाँ जाएं? मोतीलाल बोला, डड्डा सीधे हैं, इसलिए उनकी समझ में ये बातें नहीं आती। आज के जमाने में आदमी की अपनी गुजर तो होती नहीं। अरे दूसरे के लिए कौन करेगा? अरे तुम कल अपने गांव चले जाओ। जगन ने बहस की, लेकिन बहू की तेज आवाज ने उसे परास्त कर दिया। हर बार बात खर्च पर आकर रुकती थी। आखिरकार जगन चुप हो गया। दूसरे ही दिन मोतीलाल ने मंगल की गठरी पोटरी बंधवाई और एक तरह से जबरदस्ती उसे बस अड्डे पर ले गया। लल्लू भी उसके साथ था।
बस आने पर उसने बाह पकड़कर मंगल को उस पर चढ़ा दिया और उसकी गठरी उसे पकड़ा दी। मंगल इस तरह बैठ गया जैसे उसकी होश आवाज गुम हो। बस चली गई तो लल्लू बोला, चलो चलें। मोतीलाल बोला, अरे थोड़ा रुको, चाय पीकर चलते हैं। अरे यहाँ चाय बहुत बढ़िया बनती है। वे लौटकर घर पहुंचे तो देखा जगन बाहों पर सिर टिकाए बैठा था और कमला खामोश बैठी उसकी तरफ देख रही थी। भीतर चंदा ने उन्हें बताया कि जगन ने खाना खाने से इनकार कर दिया था। मोतीलाल इत्मीनान से बैठकर बोला, अरे दुख तो होगा ही, 10-15 साल का साथ था। अरे 2-4 दिन तक दुख रहेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। अरे हमारी तो कहो, हमने कक्का के किराए के पैसे अपनी गांठ से दिए हैं। अभी आपने सुनी मशहूर कथाकार कुंदन सिंह परिहार द्वारा रचित कहानी बोझ। इसका वाचन कर रहे थे राजीव शर्मा। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।